हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MBS सम्स। पिछले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के यूनिट 1 कवर किया था, जिसमें HRM का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन समझा था। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। इस यूनिट में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशनल अपने फ्यूचर के लिए मेन पावर कैसे प्लान करती है, कैसे सही एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है और सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ये सब HR के प्रैक्टिकल टूल्स हैं, हर बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यूनिट 2 में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस देखेंगे। सेकंड, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन देखेंगे। थर्ड पॉइंट है रिक्रूटमेंट एंड सोर्स और मेथड देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस और उसकी स्टेप। एंड फिफ्थ पॉइंट है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि HR डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को अट्रैक्ट, सिलेक्ट और रिटेन करने के लिए कैसे सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करता है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के मीनिंग से। HRP का मतलब है मेकिंग श्योर द कंपनी हैज़ अ इनफ स्किल्ड एम्प्लॉय टू अचीव इट्स गोल। मतलब एक कंपनी फ्यूचर में कितने लोग चाहिए, उनके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कब उनकी ज़रूरत होगी, ये पहले से डिसाइड करना। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एक तरह का मेन पावर फोरकास्ट है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल अपने आने वाली रिक्वायरमेंट को समझता है और उसके हिसाब से एम्प्लॉय की प्लानिंग करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, कौन से स्किल्स के एम्प्लॉय चाहिए और उनको कब हायर करना होगा। यह ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में डिसाइड होता है। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। अब हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। चलिए एक एक स्टेप से सिंपल वर्ड में समझते हैं। स्टेप 1, एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को सेल्स बढ़ानी है या नए मार्केट में एंट्री लेनी है। मतलब HR प्लानिंग हमेशा कंपनी को ओवरऑल गोल के साथ लिंक्ड होती है। स्टेप 2, फोरकास्ट HR डिमांड। नेक्स्ट स्टेप है मेन पावर डिमांड को फोरकास्ट करना, यानी फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए और कौन सा स्किल्स होना चाहिए। यानी अगर कंपनी को एक्सपांड करना है, उसके लिए कितना एक्स्ट्रा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उसका एस्टिमेट लगेगा। यह भी HR डिमांड में आता है, फोरकास्ट किया जाता है। स्टेप 3, फोरकास्ट HR सप्लाई। अब ऑर्गेनाइजेशनल ये चेक करती है कि करंटली और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय अवेलेबल होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक्सटर्नली जॉब मार्केट से, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। इसे फोरकास्ट HR सप्लाई कहते हैं। स्टेप 4, आइडेंटिफाई HR गैप्स। जॉब डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करता है तो पता चलता है कि गैप कहाँ आ रहा है, शॉर्टेज है या सरप्लस एम्प्लॉय है। अगर कम एम्प्लॉय हैं तो हायरिंग करनी होगी और ज़्यादा एम्प्लॉय है तो अनएम्प्लॉयमेंट करना पड़ सकता है। यह HR का काम होता है आइडेंटिफाई करने का। स्टेप 5, डेवलप HR स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जैसे रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या आउटसोर्सिंग, ताकि गैप को फिल किया जा सके। यानी जो भी मेन पावर में गैप निकला था उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना। स्टेप 6, इम्प्लीमेंट दी प्लान। स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना या एम्प्लॉय को रीअलोटेड करना। यानी जो प्लान बनाया था उसे ग्राउंड लेवल पर एक्शन में लेना, यह इम्प्लीमेंट दी प्लान कहलाता है। स्टेप 7, मॉनिटर एंड रिव्यू। लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग और रिव्यू। ये चेक करना है कि प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं और ज़रूरत हो तो चेंज करना। यानी HRP एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें रेगुलर इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है।
अब हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, एचआरपी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए क्यों ज़रूरी है। आइए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंश्योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हर एम्प्लॉय की स्किल्स और एबिलिटी को सही जगह यूज़ किया जाए ताकि उनके पोटेंशियल वेस्ट ना हो। सेकंड पॉइंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जो भी कंपनी के गोल हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस या ग्रोथ, एचआरपी इंश्योर करता है कि उन गोल को अचीव करने के लिए सही मेन पावर अवेलेबल हो। रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब अगर पहले से प्लानिंग हो, कंपनी को लास्ट मिनट हायरिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मतलब एम्प्लॉय को टाइमली ट्रेनिंग मिलती है जिससे उनकी ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेशन, मतलब एचआरपी आइडेंटिफाई एम्प्लॉय लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करता है। सिक्स्थ पॉइंट है फैसिलिटीज़ एडेप्शन टू चेंज, मतलब नए चैलेंजेस को अकॉर्डिंग एचआरपी वर्क फोर्स को प्रिपेयर करता है। सेवन्थ पॉइंट है प्रमोट बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजर के पास क्लियर पिक्चर होती है जिससे वो एक्यूरेट और टाइमली डिसीजन ले पाता है। 8 पॉइंट है सपोर्ट लीगल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एचआरपी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं जॉब एनालिसिस का मीनिंग। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब. It identifies the duties, responsibilities, skills, knowledge and abilities needed to perform a job effectively. सिंपल वर्ड में जॉब एनालिसिस का मतलब है कि जॉब को डिटेल में समझना, उस जॉब को कौन सा टास्क करना होता है, कौन से स्किल्स रिक्वायर होती है और कौन से टाइप के पर्सन उस जॉब के लिए सूटेबल होंगे, यह जॉब एनालिसिस में होता है। जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हर जॉब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मतलब एक जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन और जॉब को करने के लिए रिक्वायर स्किल और क्वालिफिकेशन को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ये जॉब एनालिसिस में होता है। अगर शॉर्ट में अगर समझे तो जॉब एनालिसिस एक तरह का फाउंडेशन है जो रिक्वायरमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे एचआर फंक्शन के लिए बेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल से और समझ में आएगा आपको, अगर एक कंपनी एक अकाउंटेंट हायर करना चाहती है तो पहले से क्लियर डिफाइन करना होगा उसे कि अकाउंटेंट की ड्यूटीज़ क्या होगी, कौन से अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और कितनी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, या ये सब इन्फॉर्मेशन जॉब एनालिस्ट के थ्रू मिल जाती है। अब जॉब एनालिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। Job description are written statement that clearly define the job, explain job title, duties, responsibility, reporting, relation, working condition, tools. अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब में क्या क्या करना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन एक लिखित स्टेटमेंट है जो एक जॉब की पूरी पिक्चर देता है। इसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉय काम कहाँ करेगा, किसके अंडर रिपोर्ट करेगा और उसके डेली टास्क क्या होगा। अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं एक टीचर के लिए, अगर एक टीचर जॉब डिस्क्रिप्शन का बनाया जाए तो उसमें लिखा होगा क्लास कंडक्ट करना है, स्टूडेंट को गाइड करना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है और एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराना है, यह सब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, अब समझते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन।
job is specification is the statement of minimum qualification, knowledge, skill, abilities required perform job differently. अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि एक जॉब के लिए कैसे पर्सन सुटेबल है। जॉब स्पेसिफिकेशन एक लिस्ट होती है, डिफाइन करती है कि एक जॉब के लिए एम्प्लॉय के पास कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टीचिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर एग्जांपल टीचर का ही देखे जाए तो इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन में बनाया जाए तो उसमें लिखा होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग एक्सपीरियंस। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पर डिफरेंस देखा जाए तो जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब में क्या करना है और जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कौन सा पर्सन वो जॉब करने के लिए सूटेबल है। अगर आंसर याद करना हो इसका इजी वर्ड में तो 2 लाइन में बताती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब का कंटेंट और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब के लिए रिक्वायर्ड कैंडिडेट क्वालिटीज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट की मीनिंग। Requirement is the process identify, attracting and encouraging candidate to apply for a job is an organization. It is the first step in the employee selection process. Requirement का मतलब है एक कंपनी अपनी जॉब वैकेंसी के लिए सूटेबल लोगों को ढूंढता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है और अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करता है। रिक्वायरमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल एम्प्लॉय को सर्च करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। यह हायरिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। डेफिनेशन देखें तो एडविन वी फ्लूपो के अनुसार रिक्वायरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलिंग दैम टू अप्लाई जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले कंपनी को सूटेबल कैंडिडेट को सर्च करती है, फिर उन्हें अट्रैक्ट करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। आप इस सिंपल एग्जांपल से समझिए। जैसे एक कंपनी के पास 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है तो कंपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू जॉब एडवर्टाइजमेंट देती है, कैंपस प्लेसमेंट में जाती है या जॉब पोर्टल्स पर पोस्टिंग करती है, या सब रिक्वायरमेंट के स्टेप हैं जिनका मेन एम है मैक्सिमम सूटेबल कैंडिडेट को अप्लाई करवाएं ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब समझते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस के स्टेप। ये एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस होता है जो इंश्योर कराता है कि सही कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचे। चलिए एक एक स्टेप डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई वैकेंसी। मतलब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस पोजीशन के लिए वैकेंसी है और कितने लोग चाहिए। सेकंड स्टेप है एनालाइज जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब ये डिसाइड करना है कि जॉब के लिए कैसे कैंडिडेट सूटेबल होंगे। स्टेप थर्ड चूज़ रिक्वायरमेंट सोर्स। मतलब कैंडिडेट को कंपनी के अंदर से लाना है या बाहर से हायर करना है, ये क्लियर करना है। फोर्थ स्टेप है अट्रैक्ट कैंडिडेट। मतलब जॉब ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना ताकि मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सके उस वैकेंसी के लिए। स्टेप 5 रिसीव एप्लीकेशन। मतलब अब एप्लीकेशन अपना CV और डिटेल कंपनी को भेजती है। स्टेप 6 है स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट। मतलब जो कैंडिडेट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उन्हें शॉर्टलिस्ट करके आगे सिलेक्शन प्रोसेस में भेजा जाता है। चलिए अब समझते हैं रिक्वायरमेंट की मेथड। रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन 2-3 तरह की मेथड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी। सो चलिए डिटेल में देखते हैं। इंटरनल रिक्वायरमेंट। इंटरनल रिक्वायरमेंट मीन्स हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। दे इंक्लूड प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड एम्प्लॉय रेफरल। मतलब अगर कंपनी अपने एक्साइटिंग एम्प्लॉय को सूटेबल कैंडिडेट में सिलेक्ट करता है तो
मतलब एक एग्जांपल, छोटे एग्जांपल समझते हैं। अगर एक कंपनी को करंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करना है तो ये इंटरनल रिक्वायरमेंट के अंदर हो जाता है। मतलब अगर वो कंपनी के ही अंदर अपने एम्प्लॉय को ही प्रमोशन दे देता है तो वो इंटरनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। सेकंड है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। क्या होता है? एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का मीन्स होता है हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दे इंक्लूड जॉब पोर्टल्स, कैंपस रिक्वायरमेंट, न्यूज़पेपर एड्स रिक्वायरमेंट, एजेंसी एंड सोशल मीडिया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन न्यू टैलेंट को मार्केट से अट्रैक्ट करता है तो वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर एक आईटी कंपनी न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर रहा है और इंटरनल कैंडिडेट नहीं है तो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट या लिंक्डइन पर जॉब पोस्ट करके एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट करती है। थर्ड है अपना थर्ड पार्टी का। समथिंग ऑर्गेनाइज यूज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स दी फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट। मतलब इंटरनल प्रमोशन और एक्सटर्नल हायरिंग दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करके सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। यह थर्ड पार्टी क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट कहा जाता है। सो रिक्वायरमेंट मेथड का सिलेक्शन कंपनी की रिक्वायरमेंट एजेंसी कॉस्ट, टैलेंट, एबिलिटी पर डिपेंड करता है। इंटरनल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट फ्रेश टैलेंट को स्किल्स लाता है। यहाँ रिक्वायरमेंट की मेथड होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल of applicant for a specific job position. It involve a series of step designed to match a candidate qualification, skill and personality with the job requirement. अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए सिलेक्शन का मतलब है रिक्वायरमेंट के बाद जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें से सही कैंडिडेट को चूज़ करना ही जो जॉब के लिए बेस्ट फिट हो सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी को असेस करता है, डिसाइड करती है कि कौन सा एप्लीकेंट उस जॉब के लिए सूटेबल है। आप इसे सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर एक कंपनी आप इस सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर एक कंपनी के पास 50 एप्लीकेंट है अकाउंटेंट पोजीशन के लिए तो सिलेक्शन प्रोसेस ये डिसाइड करेगा कि 50 में से कौन सबसे क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और सूटेबल कैंडिडेट है जो कंपनी के स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट फिट होते हैं। चलिए अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप। ये प्रोसेस इंश्योर करते हैं रिक्वायरमेंट के बाद सही कैंडिडेट को हायर किया जाए। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब इन टाइटल चेक करना है कि कौन सा एप्लीकेंट मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। स्टेप 2 है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। मतलब कैंडिडेट की स्किल्स और एबिलिटी को टेस्ट थ्रू चेक किया जाता है। थर्ड स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के थ्रू कैंडिडेट के नॉलेज, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी को एक्सेस किया जाता है। स्टेप 4 है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या रेफरेंस चेक। मतलब पास्ट रिकॉर्ड और रेफरेंस को चेक करके कैंडिडेट की कंफर्म करते हैं कि यहाँ। स्टेप 4 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या रेफरेंस चेक। मतलब पोस्ट रिकॉर्ड और रेफरेंस को चेक करके ही कैंडिडेट को हायर किया जाता है। स्टेप 5 मेडिकल या हेल्थ एग्जामिनेशन। मतलब कैंडिडेट फिजिकली और मेडिकली कैपेबल है या नहीं ये चेक किया जाता है। 6th स्टेप है फाइनल सिलेक्शन और जॉब ऑफर। मतलब फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिए जाते हैं। 7th स्टेप है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। मतलब कैंडिडेट को अपने जॉब रूल में असाइन किए जाते हैं और कंपनी की पॉलिसी, कल्चर और वर्क प्रोड्यूसर समझाया जाता है।
ये अपना सिलेक्शन प्रोसेस था। यही रिक्वायरमेंट मीनिंग रिक्वायरमेंट द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। रिक्वायरमेंट का मतलब है एक बड़ा कैंडिडेट पूल क्रिएट करना जहां लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन द प्रोसेस चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। सिलेक्शन का मतलब है एप्लीकेंट में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना। सेकंड पॉइंट है पर्पस। रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ लार्ज टैलेंट पूल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अट्रैक्ट करना। सिलेक्शन टू पिक द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। जो कैंडिडेट जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो उसे हायर करना। नेचर रिक्वायरमेंट पॉजिटिव प्रोसेस इनकरेज पीपल टू अप्लाई। रिक्वायरमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, लोगों को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करता है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, एलिमेंट अनसुटेबल कैंडिडेट। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है उन्हें एलिमिनेट करता है। फोकस रिक्वायरमेंट फोकस ऑन क्वांटिटी गेटिंग मोर एप्लीकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करता है। सिलेक्शन फोकस ऑन क्वालिटी गेटिंग द बेस्ट फिट, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है, मतलब बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो रिक्वायरमेंट का फोकस है मोर कैंडिडेट अट्रैक्ट करना है, और सिलेक्शन का फोकस है राइट कैंडिडेट को चूज़ करना है। ये दोनों प्रोसेस एचआर के कोर फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट एंड इंडक्शन को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्लेसमेंट की मीनिंग। प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइन अ न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द राइट जॉब एंड अ पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस। सिंपल वर्ड में मतलब एम्प्लॉय उसकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पोजीशन में असाइन करना ताकि वो इवेंचुअली काम कर सके। प्लेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन नए सिलेक्टेड एम्प्लॉय को उसके सूटेबल रोल में प्लेस करते हैं, यानी एम्प्लॉय को ऐसे डिपार्टमेंट या पोजीशन में भेजा जाता है जहां वो प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो अगर एक कैंडिडेट अकाउंटेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही प्लेस करेंगे, ना कि सेल्स में। ओके, सेकंड पॉइंट इंडक्शन। अब समझते हैं इंडक्शन की मीनिंग। इंडक्शन इज द process of introducing a new employee to organization, its culture, policy, rule, colleague and work environment. It help them adjust smoothly and understand the rule efficiently. इंडक्शन एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें नए एम्प्लॉय को कंपनी के रूल, पॉलिसी, वर्क कल्चर और कलीग्स से फैमिलियर कराया जाता है ताकि वो ईज़िली अपने रोल में एडप्ट कर सकें। एग्ज़ाम्पल, एक टीचर को ज्वाइन करने के बाद इंडक्शन के थ्रू स्कूल के रूल्स, टाइम टेबल, सिलेबस और कलीग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वह काम सही से और कर सकें। सो आज हमने समझा ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसमें मीनिंग, प्रोसेस, इम्पोर्टेंट और रोल ऑर्गेनाइजेशन में। एचआरपी सिर्फ एक प्लानिंग एक्टिविटी नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का बैकबोन है। ये इंश्योर करता है कि हमारे पास हमेशा राइट पीपल, राइट स्किल एट द राइट टाइम अवेलेबल हो, जो बिजनेस गोल को इवेंचुअली अचीव करने में मदद करता है। और याद रखिए, एचआरपी के थ्रू ही हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उनकी ग्रोथ का प्लान करते हैं, फ्यूचर चैलेंज के लिए रेडी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप एचआरएम के और टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।